हेलो क्लास, मैं दीपक यादव आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद दीपक यादव में। तो आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि शायद आज की वीडियो आपको जो राजस्थान बोर्ड का फिजिक्स का पेपर है उसमें 4 नंबर दिला दें आपको, है ना। तो 4 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए भैया, आज तक। आज क्लियर है? तो देखो, हमने जो हमारे पास में आज टॉपिक है बेटा, आज हम लेंसेज की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले? लेंस। बट उससे पहले एक टॉपिक है हमारे पास में, देखिए बेटा, उससे पहले एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात आज हम करेंगे। क्लियर है क्या चीज? तो देखो बेटा, कैसे करना है रिफ्रैक्शन। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं कि स्फेरिकल सरफेस लेते हैं। क्या लेते हैं? स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिया? एक स्फेरिकल सरफेस लिया। ये क्या है मेरे पास में? एक स्फेरिकल सरफेस है ना। अब देखो, अब इसको पॉलिश नहीं करना। पॉलिश कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये मिरर बन जाएगा। क्लियर है क्या? अब ये किसी ग्लास का पार्ट है बेटा। क्या है ये? किसी ग्लास का पार्ट है। ठीक है, एक सरफेस है ये हमारे पास में। ठीक है, और यहां से ये क्या हो गया? इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ना। और इस पॉइंट को हम P1 कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर कर देते हैं? P, है ना। और अगर मैं क्या करूं, देखो, अगर जैसे मान लो कोई रे ऑफ लाइट है, अगर यहाँ से जाए स्ट्रेट, तो ये जब इस P से जाएगी तो बेटा स्ट्रेट जाएगी। क्या जाएगी? स्ट्रेट। या फिर आप ये कह सकते हो जो इसका सेंटर है, इस सेंटर से क्या होगी बेटा? पास। क्लियर है क्या? क्योंकि परपेंडिकुलरली आ रही है ना इस पे, देखो, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? स्ट्रेट निकल जाएगी। अब अगर मैं यहाँ से मान लो कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास में O, इस ऑब्जेक्ट से क्या करा कि इस पॉइंट पर, ये कोई पॉइंट लिया, यहाँ पर मैंने क्या करा बेटा? कोई लाइट को इंसिडेंट किया। क्लियर है? और जब ये लाइट इंसिडेंट होगी तो देखो बेटा, अगर मैं यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करूँ, क्या ड्रॉ करूँ? नॉर्मल। तो नॉर्मल बताओ, सेंटर से देखो, स्पेरिकल सरफेस के लिए क्या पढ़ा है आपने? जो नॉर्मल है भाई, ये क्या कहाँ से पास होगा बेटा? आपके सेंटर से पास होगा भाई, पता है ये चीज, है ना। इस यहाँ सबसे सभी 90 डिग्री जो भी होंगे सारे के सारे क्या होंगे? सेंटर से पास होंगे। यहाँ से ये 90 डिग्री है, ये भी क्या है? सेंटर से पास होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, ये जो है हमारे पास में, ये क्या है? एयर। और ये क्या है हमारे पास में? ग्लास। क्या है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n1 कंसीडर कर लिया, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने n2 या μ1 या μ2 भी आप कंसीडर कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। क्लियर है? अब देखो बेटा, डेंसर मीडियम है ना, एयर डेंसर है, ये रेयर है। डेंसर से क्या जा रहे हो? रेयर में जा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होगी जो बेटा इमेज, ये देखो, ये रे क्या हो जाएगी? इस तरीके से यहाँ पे बैंड हो जाएगी। क्लियर है क्या? वन मीडियम टू अनदर मीडियम गए तो रे क्या हो गई? बैंड। अब देखो बेटा, ये इंटरसेक्ट करेंगे ना यहाँ पर, और इंटरसेक्ट करने के बाद मैंने कहा यहाँ पर क्या बन गई हमारे पास? इमेज आई। क्या बन गई? इंटरसेक्ट यहाँ पर करी और ये क्या बन गई हमारे पास? इमेज आई। क्लियर है क्या? अब देखो, इस ऑब्जेक्ट से लेकर इस P तक की जो डिस्टेंस है वो होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। अब देखो बेटा, इंसिडेंट लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करना पड़ेगा? इसको माइनस में कंसिडर करना पड़ेगा। और ये P से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमारे पास में क्या है? R। ठीक है ना, रेडियस। और ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो प्लस। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इमेज डिस्टेंस भी। ये भी क्या है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया बेटा? प्लस भी कंसिडर करा। बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम? अब ये क्या है हमारे पास? इंसिडेंट रे है। ये क्या है? इंसिडेंट रे। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गई? इमेज। लाइन सीधी रखनी है ना। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल कितना होता है हमारे पास में? एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा हमारे पास में? स्मॉल आर। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? देन बेटा मैंने क्या करा कि ये क्या कर रहा है, ये मैंने सपोज किया कि ये अल्फा एंगल बना रहा है इसके साथ में, एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये वाला एंगल कितना है? बीटा। और ये एंगल क्या है हमारे पास में? अल्फा बीटा। क्लियर है? इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M। समझ में आया भाई सभी को? अब क्या करना है बेटा मुझे? इस U V R और ये N1 N2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनके बीच में क्या करना है आपको? रिलेशन ड्राइव करना है। ठीक है, तो देखो बेटा क्या करते हैं, कैसे करते हैं।
अब एक चीज ये ध्यान रखना है, जो एंगल हैं ये बहुत छोटे हैं। छोटे एंगल का मतलब है जैसे साइन थीटा आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, टेन थीटा आ रहा है, ये क्या है बेटा, सभी क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा, सब किसके बराबर हो जाएंगे, थीटा। बहुत छोटे एंगल जैसे साइन 1 डिग्री, साइन 5 डिग्री, साइन 6 डिग्री, ये एंगल बहुत छोटे हैं, तो इनको हमें साइन कॉस ना कंसिडर करके ओनली इसके थीटा को ही कंसिडर करना है, तो इनको ऑलमोस्ट किसके इक्वल कर देना, थीटा के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, चलो अब एक छोटा सा काम और करते हैं। ये वैसे तो क्या है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, बट हम समझने के लिए क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे एक इस तरीके से लाइन बना देते हैं। ये जो डिस्टेंस दिख रही है बहुत नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं एन पॉइंट। क्या नाम देते हैं, एन। बताओ कोई प्रॉब्लम है किसी को। अब मैं अगर बात करूं इसके अंदर अल्फा एंगल की, तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लिया है हमने भाई, एम ओ एन। क्या लिया, एम ओ एन। एम ओ एन के अंदर हमने कंसिडर किया टेन अल्फा। क्या कंसिडर किया, टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या होगा हमारे पास में, बताओ। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर साथ में बेस, तो अब परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारे पास में, एम एन, अपॉन में बेस कितना है हमारे पास में, ओ एन। क्लियर है। और जो ये हमारे पास में टेन है, जो आपको एक चीज पता है, हर जगह याद रखना सभी कॉन्सेप्ट में, टेन थीटा ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये बेटा ओ से लेकर एन कंसिडर करूँ या ओ से लेकर पी, दोनों क्या ऑलमोस्ट इक्वल, ये ना के बराबर डिस्टेंस है आपकी, तो ओ एन जो होगा ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा, ओ पी के। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एल्फा इक्वल्स टू, ये क्या है, एम एन अपॉन में इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ओ पी। बताओ कोई दिक्कत। ये हमने क्या निकाल लिया, अल्फा। क्या निकाला, अल्फा। ऐसे ही क्या निकालेंगे हम, बीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीटा। तो बीटा कितना हुआ हमारे पास में, यहाँ पे देखो ट्राइंगल लेते हैं एम एन सी। क्या लेते हैं, ट्राइंगल एम एन सी। क्लियर है क्या चीज, हमने ट्राइंगल लिया एम एन सी, इसमें क्या बनेगा, टेन बीटा। परपेंडिकुलर कौन है इसमें, इसके सामने बेटा देखो परपेंडिकुलर एम एन, अपॉन में बेस कितना है, एन सी। बेस कितना है हमारे पास में, एन सी। ये टेन थीटा क्या होगा बेटा, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा। थीटा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, बीटा। ये कितना, एम एन, अपॉन में एन से लेकर सी तक कंसिडर करूं या फिर इस पी से लेकर एन, बात एक ही है, सॉरी पी टू सी। तो ये पी से लेकर सी या एन से लेकर सी ऑलमोस्ट क्या है बेटा, इक्वल। तो इस एन सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू पी सी। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, पी सी। ये हमारे पास में क्या आ गया, बीटा आ गया। क्लियर है। अब ऐसे ही गामा भी निकालना है, तो गामा के लिए क्या करेंगे, देखो देखो गामा निकालना है, तो गामा के लिए क्या करेंगे बेटा, देखो गामा के लिए ट्राइंगल लेंगे एम एन आई। क्या लेंगे, ट्राइंगल एम एन आई। इसमें कंसीडर करेंगे एम एन आई के अंदर, एम एन आई के अंदर ये क्या है हमारे पास में, गामा। तो यहाँ क्या निकालेंगे, टेन गामा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। देखो बेटा ये ट्राइंगल है, जिसमें परपेंडिकुलर कितना हुआ हमारे पास में, एम एन। कितना हुआ परपेंडिकुलर, एम एन, अपॉन में बेस कितना है बेटा, देखो एन आई। कितना है, एन आई। और एन आई को आप ऑलमोस्ट इक्वल्स टू किसके लिख सकते हो बेटा, पी आई। एन आई इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द पी आई। देखो पी से लेकर आई तक ले लो या फिर एन से लेकर आई, ऑलमोस्ट क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है, टेन हटा देंगे यहाँ से, छोटे है ना एंगल बहुत, और वेरी स्मॉल एंगल है ना, तो गामा कितना हो जाएगा, एम एन अपॉन में पी आई। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। क्या निकाला हमने, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा निकल गए, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं बेटा, ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, एम ओ सी। क्या लेते हैं, एम ओ सी। ये मैं बता देता हूँ, इन ट्राइंगल एम ओ सी। देखो देखो मैं एक चीज एक बार इसको बना भी देता हूँ, इधर देखे। ये ओ पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, और ये हमारे पास में सी पॉइंट है। ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये एंगल आई है। क्लियर है, दिख गया सभी को। अब ये जो बेटा देखो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है बेटा, इक्वल किसके इक्वल होता है, जो इंटीरियर एंगल क्या है उनके, इनके सम के इक्वल हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। बताओ समझ में आया क्या, आई को क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ। और अल्फा और बीटा को मैंने पहले ही क्या कर लिया, फाइंड कर लिया है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पर।
तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में आई इक्वल्स टू अल्फा कितना है हमारे पास एम एन अपॉन ओ पी, एम एन अपॉन में ओ पी, प्लस बीटा कितना है मेरे पास में एम एन अपॉन पी सी, कितना है एम एन अपॉन में पी सी। बताओ कोई दिक्कत? हमने क्या निकाल लिया? आई की वैल्यू निकाल ली। सेम एज मैंने क्या लिया? अगेन क्या करा? अब मैं ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ बेटा? एम सी आई। क्या ले रहा हूँ मैं? ट्राइंगल एम सी आई। क्लियर है? अब एम सी आई बना लेते हैं एक बार। ये एंगल क्या है? बीटा। ये एंगल है हमारे पास में आर, और ये एंगल है गामा। अब इंटीरियर एंगल कौन से है इसमें? आर प्लस गामा। इंटीरियर एंगल कौन से है इसके अंदर हमारे पास में? आर प्लस गामा इक्वल्स टू एक्सटीरियर कौन है? बीटा। आर निकालोगे तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बीटा माइनस गामा। बीटा और गामा की वैल्यू है हमारे पास में, ये रहा बीटा और ये रहा गामा। तो आर इक्वल्स टू कितना हुआ? वैल्यू कितनी है बीटा की? एम एन अपॉन में पी सी, माइनस गामा की वैल्यू है एम एन अपॉन में पी आई। क्लियर है? आई और आर हमने क्या कर लिया बेटा? फाइन। किसी को प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? आ गया सभी को समझ में? अब देखो इसके आगे चलते हैं। अब इसको एक बार हटा देते हैं, इसका यूज कर लिया हमने। अब अगर मैं स्नेल्स लॉ की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? स्नेल्स लॉ की। तो हम बात करते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ हमें बेटा आपने पढ़ा था, साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू, देखो बेटा क्या था? ये हमारे पास में n1 था, ये n2 था, तो कितना हो जाएगा? n2 अपॉन में n1, या n2 1 लिखते थे ना इसको हम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? n1 साइन आई इज इक्वल्स टू n2 साइन आर। बताया था क्या तरीका मैंने? है ना? n1 तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो n1 साइन आई, इधर n2 बन रहा है, और एंगल यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल कितना है हमारे पास में? r, तो साइन ले लो उसका, n2 साइन r। एंगल क्या है? बहुत ही छोटे, तो साइन थीटा भी क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा। तो ये साइन हट जाएगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा? n1, यहाँ पर ओनली क्या बचेगा? i इक्वल्स टू n2 और r, है ना? n नहीं। अब आपके पास में क्या है? एन आई और आर की वैल्यू रखी है आपने, ये देखो ये रहा आपके पास में आई और ये रहा आपके पास में आर। इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करो यहाँ पे, तो देखो n1 आई की जो वैल्यू वो कितनी है? एम एन अपॉन में ओ पी प्लस एम एन अपॉन में पी सी इज इक्वल्स टू, यहाँ कितना है हमारे पास में? n2, और r की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? ये देखो एम एन अपॉन में पी सी माइनस एम एन अपॉन में पी आई। बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या? सभी को बच्चों को समझ में आ गया? अब देखो बेटा एम एन कॉमन ले सकता हूँ क्या? एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? एम एन कॉमन लिया, यहाँ से क्या करा बेटा? एम एन को मैंने कॉमन लिया, एन वन को अंदर कर दें, एन वन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, तो एन वन अपॉन में ओ पी प्लस एन वन अपॉन में पी सी। क्लियर है? सेम काम एम एन यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया? कॉमन, और एन टू को क्या करा? अंदर मल्टीप्लाई, तो एन टू अपॉन में पी सी माइनस एन टू अपॉन में पी आई। बताओ कोई दिक्कत? एम एन से एम एन क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है? तो हमारे पास में क्या बचा? अब हमारे पास क्या बचा बेटा? देखो अब हमारे पास में बचा एन वन अपॉन में ओपी, एन वन अपॉन ओपी प्लस एन वन अपॉन में पी सी इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन पी सी माइनस एन टू अपॉन पी आई। अब इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करें। ओपी की वैल्यू कितनी है? माइनस यू, तो ओपी की जगह क्या लिखेंगे बताओ? माइनस यू प्लस एन वन पी की सी, पी से लेकर सी तक की वैल्यू कितनी है? आर, यहाँ आर लिख देंगे। एन टू अपॉन पी सी अभी हमने देखा कितनी वैल्यू? आर, और पी आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? वी, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस एन टू अपॉन में वी। आया समझ में बच्चों? अब माइनस का एन टू अपॉन वी, ये कितना बना? माइनस एन वन अपॉन यू। इसको इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस एन टू अपॉन में वी इक्वल्स टू
n2/r ऑलरेडी था क्या, ये प्लस का n1/r उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का n1/r। इस प्लस वाली टर्म को पहले लिख दूं क्या, माइनस वाली टर्म को बाद में लिख दूं, एलसीएम लोगे r आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा n2 माइनस n1। ये बेटा इनके बीच में क्या आ गया, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे r था u था v, इसके बीच में रिलेशन, ये डेरिवेशन क्या हो गई अपन ने ड्राइव कर ली। आ गया सभी बच्चों को समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब हम इसके आगे किसकी बात करेंगे, लेंसेज की। किसकी बात करेंगे इसके आगे, लेंस की बात करेंगे। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहो तो। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में बेटा लेंस। किसका है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में लेंस है। कोर्स में पढ़ना है डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉनकेव। तो लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम ही तो होता है, लेंस के आर पार दिखाई देता है ना सभी बच्चों को। और क्या होता है, दो सरफेसेस से घिरे हुए होते हैं, एक सरफेस प्लेन हो सकता है, ठीक है, एक स्पेरिकल, या दोनों ही सरफेस क्या हो सकते हैं हमारे पास, स्पेरिकल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करेंगे बेटा, लेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लेंस। तो लेंस हमारे पास दो तरीके के हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, है ना। एक तो क्या है हमारे पास में, फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस, है ना, या इसको एक और नाम देते हैं बेटा कन्वर्जिंग लेंस। क्या नाम देता है, क्योंकि लाइट रे को क्या करता है, एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, सॉरी, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, और एक हमारे पास में क्या है, कॉनकेव लेंस। क्या है, कॉनकेव लेंस, या इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर है क्या, एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। अब देखो कॉन्वेक्स और कॉनकेव कैसे होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ये होता है बेटा, ऐसा लेंस जो किनारों पर तो क्या हो पतला और बीच में कैसा हो मोटा, मतलब थिन एट कॉर्नर्स एंड थिक एट मिडल। ठीक है, और लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्स करता है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास में, ऐसा लेंस जो बीच में तो कैसा है बेटा, पतला है, और किनारों से कैसा है बेटा, थिक है, मोटा है, या वाइड है, चौड़ा है। क्लियर है क्या, ये चीज समझ में आ गई, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। ठीक है, अगर बेटा इसको मैं ऐसे देखो, इस तरीके से इसका इस सर्कल, इसका जो स्पेयर का पार्ट ही है ना, स्पेयर का पार्ट कंप्लीट करूं, ऐसे ही इसको कंप्लीट करूं, इधर दिख रहा है सभी को, अब दिख रहा है ना। ठीक है, दिख रहा है सभी को, ऐसे ही बेटा इसके अंदर भी, ये देखो स्पेयर बनेगा, स्पेयर के पार्ट होंगे ये देखो, समझ में आ रहा है। चलो अब देखो बेटा, इस वाले स्पेयर का क्या होगा, देखो एक तो ये क्या है हमारे पास में, इसमें भी क्या मिलेगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है हमारे पास में, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो देखो बेटा ये पहले ये जो है इसमें क्या होगा बेटा, कुछ ना कुछ इसका भी सेंटर होगा, और ये वाला जो सरफेस है इसका भी क्या होगा हमारे पास में, सेंटर। क्लियर है क्या चीज, बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम। ठीक है, चाहो तो इसको C1 बोल दो और इसको क्या बोल दो, C2। ऐसे ही यहाँ पर इसमें भी हमने C1 और इसमें C2 कंसिडर कर लिया। क्लियर है क्या चीज, बताओ कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसमें भी क्या होगा बेटा, अगर आप पैरेलल रे ऑफ लाइट लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं बेटा, रे ऑफ लाइट क्या आती है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो जिस पॉइंट से पास होगी उस पॉइंट को बोलेंगे हम फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस, है ना। देखो लाइट रेज को क्या कर रहा है, कन्वर्ट, देखो इकट्ठी कर दिया ना एक जगह पर, और ये लाइट रेज को क्या करेगा बेटा, डाइवर्स करेगा। क्या करेगा, जैसे पैरेलल आई, ये क्या कर देगा, लाइट रेज को फैलाएगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इनको बैक ट्रेस करना पड़ेगा, और जिस पॉइंट पर मिलेगी उसको क्या बोलेंगे हम। क्लियर है क्या ये चीज, देखो बेटा ये इसमें दो सरफेस होते हैं तो फोकस भी हमें दो मिलेंगे, एक फोकस इधर, और देखो
ये जो पॉइंट है ना बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे इसको, ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे ही इसके अंदर ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर। बेटा जितनी डिस्टेंस पर यहाँ पर आपने फोकस बनाया है, उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर भी क्या होगा, एक और फोकस होगा। सेम इसमें भी क्या होगा बेटा, जितने डिस्टेंस पर इधर फोकस है, इतनी ही डिस्टेंस पर क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, फोकस। क्लियर है क्या? चाहो तो इसको F1 F2 नाम दे दो, F1 F2। क्लियर है? या इस पॉइंट को एक नाम और दिया जाता है 2F1 और 2F2। 10th क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हो। 2F1 और 2F2। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? समझ में आ गया? अब देखना है इसके अंदर बेटा, देखो ये क्या है, इसकी फोकल लेंथ क्या है। अब इसमें देखो फोकल लेंथ हमने इधर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अंदर जाके मेजर करी, तो इसमें फोकल लेंथ क्या होगी, एफ, ये वाली डिस्टेंस। क्लियर है? ये कितनी होगी, पॉजिटिव। इसमें ये वाला फोकस इस्तेमाल हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, नेगेटिव। क्लियर है क्या चीज? बताओ किसी को प्रॉब्लम है? ये लाइट रे को क्या कर रहा है, कन्वर्स, और ये क्या कर रहा है बेटा, डाइवर्स कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास में, कॉनकेव लेंस। बताओ कोई दिक्कत? ले लो, चाहे से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका तो। ठीक है भाई, डायग्राम समझ में आ गए सभी बच्चों को? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और लेके चलते हैं कंसेप्ट को। अच्छा, इसके अंदर अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो वही, अगर आप क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अंदर जाकर कोई डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हो तो क्या करोगे, इसमें नेगेटिव। इसमें ध्यान ये रखना, जितनी भी डिस्टेंस है जो वो ऑप्टिकल सेंटर ओ से मेजर होगी। और ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या है, नेग्लेजिबल है, बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, अगर इस पॉइंट को आप P1 और P2 कंसीडर करें तो ये डिस्टेंसेस क्या है, नेग्लेजिबल, बहुत पास पास है। तो ओ से सारी डिस्टेंसेस मेजर होगी। देखो ओ से लेकर एफ तक, एफ तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाके मेजर करा है तो आपने प्लस एफ, और इधर करा है अपोजिट चलेगा ना, इंसिडेंट रे तो ये थी, और आपने अपोजिट चले गए तो इसलिए क्या है, माइनस। ठीक है, तो चाहे कॉनकेव क्या हो, मिरर हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी है, और चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे मिरर हो, जो फोकल लेंथ हो कैसी लेनी है आपको, पॉजिटिव। क्लियर है? अच्छा, दो फोकस क्यों? अच्छा, रे इधर से ना देके अगर इधर इंसिडेंट करते तो ये वाला फोकस काम में आता। ठीक है, तो समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो एक तो आपको पता है, यहाँ पर देखो अगर आप रे डायग्राम बनाना चाहो तो ये चीज क्लियर है। थोड़ा आगे और बता देता हूँ मैं इसके अंदर आप लोगों को, थोड़ा और देख लीजिए, देन फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास में वो है, देखो जैसे कि ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस आपका, है ना, और ये क्या है हमारे पास, कॉनकेव। अभी हमने पढ़ा था पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, कहाँ से आएगी बेटा, मेन फोकस एफ पे जाकर मिल जाएगी। क्लियर है क्या चीज? ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। सेम कहानी इसके अंदर, इसमें क्या होगा बताओ, लाइट रेज इस तरीके से क्या हो जाएगी, डाइवर्ज, फैल जाएगी, बैक ट्रेस करने पर जिस पॉइंट पर मिलेगी वो कितना होगा, मेन फोकस। क्लियर है क्या चीज? सभी को समझ में आ गया इस चीज को? अब एक चीज और बढ़ा लो भाई इसके अंदर, ये ध्यान रखना है ना आपको। जैसे ये क्या है हमारे पास में, ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो बिना मुड़े स्ट्रेट निकलेगी भाई, बिना डेविएशन के सीधे जाएगी। ठीक है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, अगर रे कहाँ से पास हुई है हमारे पास, ऑप्टिकल सेंटर हो से, तो बिना मुड़े हुए क्या होगी बेटा, वो स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, तो दो चीजों का इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं भाई, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखें, अगला है हमारे पास में रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस। क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंस, या फिर इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर है, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब देखो बेटा, थिन लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस को हम थिन लेंस बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखो एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, ये क्या है हमारे पास में, अभी बनाना बताया था सभी को, कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, दो सरफेस, रिफ्रैक्शन एक बार इस सरफेस से होगा और एक बार दूसरे सरफेस से।
इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इस पॉइंट को नाम देते हैं P1, इस पॉइंट को नाम देते हैं P2। क्लियर है चीज सभी बच्चों को? ठीक है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले मान लो ये आपके पास में किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रे क्या करी, इंसिडेंट करी सरफेस AP1B पर। अब AP1B पर सरफेस पर आपने इंसिडेंट करी तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो इस लेंस के बीच में होगी, है ना। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अंदर तो मैं दिखा नहीं सकता, तो इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, देखो डॉटेड लाइन से क्या कर देता हूँ, रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब ये देखो पहला सरफेस है, इस पहले सरफेस का सेंटर होगा आपके पास में, और उस सेंटर को हम क्या ले लेते हैं C1, है ना। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ, क्या ड्रॉ करूँ बेटा, तो नॉर्मल कहाँ से जाएगा, सी से जाएगा, पता है ये चीज। तो अब देखो बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मीडियम, अब ये क्या है, इसके अंदर हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे आएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे को मैंने क्या कर दिया, डॉटेड लाइन से बनाया। डॉटेड लाइन से क्यों बनाया, और इसको आई डैश नाम दे दिया। देखो स्ट्रेट जाएगी ना, ऐसे कट करेगा। अभी हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर इमेज क्या बन गई, आई डैश बन गई। अब ये आई डैश कहाँ बना है, इस ये आपके पास लेंस है, इसके बीच में बना है, मतलब वन टाइम रिफ्रैक्शन हुआ है। अब ये जो दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है AP2B, इस AP2B के लिए इस पहले सरफेस ने जो इमेज बनाई हो क्या करेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। मतलब ये जो आई डैश है, ये आई डैश एक्चुअल में ये जो सरफेस AP2B से जो रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए क्या करेगा, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और एक फाइनल इमेज बनाएगा। ऐसे बेटा अगर ये मैं बात करूँ, ये जो सरफेस है आपका दूसरा AP2B, इसका यहाँ हमारे पास में सेंटर होगा C2, ये लो नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो C2 पे तो आएगा यहाँ से, ठीक है। अब बताओ, अब आप डेंसर, ये कौन सा मीडियम में रे रहा है, डेंसर रे रहा है। अब जो रे बनेगी कुछ इस तरीके से आएगी बेटा, और इसको अपन क्या कर देंगे, फाइनल इमेज आई नाम दे देंगे। क्लियर है क्या, ये क्या हो गई हमारे पास में, फाइनल इमेज आई। क्लियर है क्या, पहले सरफेस ने जो इमेज बनाई है आई डैश, ये इमेज आई डैश इस AP2B सरफेस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। क्लियर है क्या चीज? अब देखो बेटा, पहले सरफेस की बात करते हैं, है ना। ये हमारे पास N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसमें का, इसका N2 है, और इसका वापस से क्या है, N1। एयर, ग्लास, एयर। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देन इसके अंदर यहां से लेकर जो ये P1 इस सरफेस तक की जो डिस्टेंस है वो हमने कितनी ले ली बेटा, U, लेफ्ट में है तो माइनस, और इस सरफेस से लेकर ये आई डैश तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या ले लिया बेटा, B डैश ले लिया, ठीक है। और हमारे पास ये C1, इससे यहाँ से ये जो डिस्टेंस है कितनी है हमारे पास, R1, और इस P2 से C2 तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास, R2, ठीक है। और ये हमारे पास में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, P2 से लेकर I तक, ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, B। ठीक है भाई, ये डायग्राम हो गया, डायरेक्शंस का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, किसकी बात करते हैं, सरफेस AP1B। AP1B देखो बेटा, N1 से N2 में एक ट्रिक बता दो, N1 से N2 तो इधर भी लिख दो N2 माइनस N1, और इधर भी लिख दो N2 माइनस, इधर तो क्या आएगी, रेडियस क्या आएगी, इस पहले वाले सरफेस के लिए रेडियस कितनी है, R1। N2 के अंदर क्या है बेटा, आई डैश इमेज बनी है, आई डैश के लिए कितनी डिस्टेंस पर बनी है, V डैश डिस्टेंस पर। N1 में क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, U। साइन लगे हुए आए हैं, आपको साइन लगाने की जरूरत अभी नहीं है, देखो ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, फोर सरफेस, कौन सा सरफेस, सेकंड सरफेस AP2B, AP2B, the image of the surface AP1B, क्लियर है क्या, इज बिहेव्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सरफेस AP2B। मतलब ये जो आई डैश आया है, ये आई डैश एक्चुअल में जो सेकंड सरफेस है आपके पास में लेंस का, इसके लिए किसका काम कर रहा है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब बेटा देखो, अब रे क्या कर रही है, डेंसर टू रेरर मीडियम में जा रही है, मतलब N2 से N1 में। तो यहाँ पर देखो N2 से N1 में गए, तो यहाँ लिखेंगे हम N1 माइनस N2 और N1 माइनस N2, इधर तो क्या लिख देंगे बेटा, रेडियस R2। N1 में फाइनल इमेज बनी है आपकी V, यहाँ पे V, और N2 में ऑब्जेक्ट था हमारे पास में कितने डिस्टेंस पर था भाई, जो इसने बनाई V डैश डिस्टेंस पर था,
तो ये जो हमारे पास में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करे ना आई डैश, तो कितनी डिस्टेंस पर लेंगे इसको, वी डैश डिस्टेंस पर। ये चीज आपको क्या रखनी है ध्यान, ये n1 अपॉन में वी माइनस n2 अपॉन में वी डैश, यहाँ पर माइनस का लिया आपने कॉमन, तो ये माइनस की टर्म, जो माइनस का टर्म है वो प्लस का, और जो प्लस का है वो माइनस का, तो n2 माइनस n1 और अपॉन में क्या है हमारे पास R2। इसको क्या नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, इस इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर दीजिए बेटा, ऐड। मतलब मैं कहूंगा कि जो इक्वेशंस 1 है उसमें ऐड कर दीजिए इक्वेशन 2 को। कैसे ऐड करोगे, लेफ्ट वाली टर्म लेफ्ट में ऐड होगी और राइट वाली टर्म किस में ऐड होगी, राइट में। तो लगो इक्वेशन 1 के लेफ्ट में क्या है, n2 अपॉन वी डैश माइनस n1 अपॉन यू, n2 अपॉन वी डैश माइनस n1 अपॉन में u। क्लियर है। और इसके कितना है लेफ्ट में, प्लस, यहाँ कितना है n1 अपॉन में v, और ये कितना है माइनस n2 अपॉन वी डैश, माइनस n2 अपॉन वी डैश इक्वल्स टू, इधर राइट में कितना है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 अपॉन में r1 प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस कितना है n2 माइनस, नीचे लिख देता हूँ इस टर्म को, माइनस n2 माइनस n1 अपॉन में r2। क्लियर है चीज। अब n2 अपॉन वी डैश, प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ से n1 कॉमन ले लिया मैंने, n1 कॉमन लिया तो माइनस का 1 अपॉन यू प्लस का 1 अपॉन वी बचा, और इधर बेटा n2 माइनस n1 क्या आ रहा है, n2 माइनस n1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन में r2। अब इस n1 को इधर ट्रांसफर कर दे, तो ये बन गया 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, माइनस वाली टर्म को बाद में, प्लस वाली टर्म को पहले लिख दिया। ये कितना हो गया n2 माइनस n1 अपॉन में n1, और ये 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन में r2। अब n1 दोनों के सेपरेट कर दे अगर n1 को, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू n2 अपॉन में n1 माइनस n1 अपॉन में n1, और इधर क्या है बेटा हमारे पास में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन में r2, n1 से n1 कैंसिल, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1 माइनस 1 होगा ये, और ये 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। n2 अपॉन n1 को क्या लिखेंगे हम, n21, क्या लिखेंगे बेटा n21, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल्स टू n21 माइनस 1, और ये कितना है 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं इसको 3। अब यहाँ तक बताओ भाई किसी को प्रॉब्लम है, एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार, फिर मिटाऊंगा। तो यहाँ तक आ गया, देन इसको रेज कर रहा हूँ भाई, है ना। अब इसके बाद में अगर मैं कहूं कि इफ, अब अगर क्या हो बेटा हमारे पास में u कहां पर हो, इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पर बनती है, पता है सभी को। अगर u इन्फिनिटी पे है तो v कहां हो जाएगा बताओ, v कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, v इक्वल्स टू f हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देन ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में f माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और ये n21 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन में r2। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है बेटा 0, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन f आ जाएगा ना। तो ये हो गया हमारे पास में 1 अपॉन में f इक्वल्स टू n21 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन, ये आ गया आपके पास में लेंस मेकर फॉर्मूला। ये क्या है बेटा हमारे पास, लेंस मेकर फॉर्मूला। और अगर इसको मैं 4 नंबर इक्वेशन नाम दूं, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन f इक्वल्स टू n21 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर है। अगर इक्वेशन 3 एंड 4 को देखूं तो RHS इक्वल है, तो इसके LHS क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, तो बेटा 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू कितना आ गया 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये क्या आ गया बेटा आपके पास, लेंस फॉर्मूला आ गया।
ठीक है, और दूसरी डेरिवेशन से भी इसको कर सकते हो आप, है ना। तो यहाँ तक भाई किसी को प्रॉब्लम है क्या, समझ में आ चुका है सभी बच्चों को, है ना। अब थोड़ा और आगे लेके चलते हैं हमारे टॉपिक को। ये डेरिवेशन भी क्या हो गई बेटा, कंप्लीट हो गई। तो अभी इस वीडियो में अब तक हमने क्या कर लिया, 2 डेरिवेशनों को कंप्लीट कर लिया, और वीडियो को आगे लेके चलेंगे। पूरा वीडियो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो करके जाओ बेटा, 4 नंबर पक्के हैं आपके, ठीक है। तो हटा रहा हूं बेटा ना, नेक्स्ट चलते हैं आगे, अगली डेरिवेशन देखते हैं। स्पेरिकल सरफेस से देख लिया हमने रिफ्रैक्शन, फिर थिन लेंस से देख लिया, या लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब बेटा बात करते हैं किसकी, देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास में इसके अंदर, वो है पावर ऑफ लेंस। क्या है, पावर ऑफ। तो भाई किसी भी लेंस जो क्या करता है, लाइट रे को या तो कन्वर्स करता है या क्या करता है, डाइवर्स। तो वही जो उसकी कैपेसिटी, वही लेंस, पावर ऑफ लेंस है। या आपने पढ़ा है क्या, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, पढ़ा है ना सभी ने। तो जैसे मान लो ये क्या है मेरे पास में, कोई लेंस है, कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा लेंस। अगर कॉन्वेक्स है तो कन्वर्स करेगा लाइट रेज को, और अगर क्या है कॉनकेव है तो क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, ठीक है। तो सपोज करो ये क्या है मेरे पास में, कि कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आई। अब देखो बेटा ये कुछ इस तरीके से क्या होगी बेटा, यहाँ पर फोकस पे आएगी ना, पैरेलल मेन फोकस एफ पे, और ये ओ हो गया। ये इसको हमने क्या ले लिया बेटा, एच। एच एज्यूम कर लिया, देखो हाइट इस तरीके से रहेगी, और ये एंगल अगर मैं कहूँ कि क्या है डेल्टा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अगर इस ट्राइंगल के अंदर मैं किसकी बात करूँ, टेन डेल्टा की, तो कितना हो जाएगा, ये क्या है हमारे पास में बेटा, एफ फोकल लेंथ हो जाएगी ना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है एच, और ये कितना है एफ। ये एंगल स्मॉल है तो डेल्टा इक्वल्स टू एच अपॉन में एफ, है ना। और डेल्टा अगर मैं एच की, अगर एच का हो बेटा हमारे पास में यूनिट, अगर इसको मैं क्या कर लूँ 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। और यही क्या है हमारे पास में, पावर ऑफ लेंस। तो क्या हो गया, पावर ऑफ लेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, एसआई यूनिट देखो इसकी 1 अपॉन इसकी क्या होगी, मीटर। तो कितना हो गया, मीटर इनवर्स, या इसको एक चीज और बोलते हैं क्या, डायोप्टर। क्या बोलते हैं, डायोप्टर, और कैपिटल डी से लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे अगर चलें, तो जैसे अभी अगर मैं क्या करूं, जो 2 थिन लेंस को क्या करूं, कंबाइन करूं, क्या करूं, कंबाइन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेज, ठीक है। तो देखो ये पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला ध्यान रखना है, P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में F। अब अगर 2 थिन लेंस को कंबाइन करें तो भाई देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिन लेंस कंबाइन करते हैं बेटा, देखो देखो इसको L1 लेंस नाम दे दे, इसको क्या नाम दे दे, L2। अब क्या हुआ बेटा, आपने कोई ये इंसिडेंट करी इस पे। अब देखो बेटा इनके बीच में इमेज बनेगी ना, इसको हमने क्या नाम दे दिया, आई डैश। क्या नाम दे दिया, आई डैश नाम दे दिया। जैसे पहले ये कितनी हो गई, L1 के लिए हमारे पास में जो ये L है, ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा, U हो गया, U डिस्टेंस पर, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। और ये कितना है हमारे पास में, V डैश है। कितना है हमारे पास, V डैश। तो इसकी फोकल लेंथ F1 होगी। तो अभी लेंस फॉर्मूला पढ़ा था हमने, तो फॉर L1 लेंस, L1 लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाओगे तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अभी हमने ड्राइव करा था, इसकी फोकल लेंथ F1 ली, v कितनी है यहाँ पर बेटा, v डैश, और ऑब्जेक्ट कितना है u। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही फिर ये आई डैश, अभी जैसे ये आई डैश, अभी जो आपने रिफ्लेक्शन थिन लेंस से करा था, अब ये आई डैश इस दूसरे वाले लेंस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। और फाइनल इमेज आपके पास में क्या बन जाएगी, आई बन जाएगी। क्लियर है क्या चीज, बताओ। तो ये कितना हो जाएगा, 4L2 लेंस। L2 लेंस की बात करेंगे, L2 लेंस के लिए कितना हो जाएगा, 1 अपॉन F2, 1 अपॉन V। अब फाइनल इमेज कितनी बन गई है हमारे पास में, देखो V बन गई ना, फाइनल इमेज क्या बन गई है आपके पास, V। क्लियर है क्या। और ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, इसने जो इमेज बनाई वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब V डैश। इसको इक्वेशन नंबर 2। फिर वही क्या करो, इक्वेशन 1 को क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो किसके साथ में, इक्वेशन 2 के साथ। लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। लेफ्ट में कितना है हमारे पास,
1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 1 अपॉन में v डैश माइनस 1 अपॉन u प्लस ये कितना है 1 बाई वी माइनस 1 अपॉन वी डैश, 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी डैश, ये क्या हो गया बेटा कैंसिल, तो ये 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1 बाई वी माइनस 1 बाई u, और ये जो 1 बाई v माइनस 1 बाई u है वो कंबाइंड फोकल लेंथ हो गई ना दोनों लेंसेज की, फाइनल इमेज तो यही आ गई, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई u इक्वल्स टू 1 अपॉन f, और ये 1 अपॉन f क्या है बेटा, इन दोनों लेंसेज की कंबाइंड फोकल लेंथ है, क्लियर है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 1 अपॉन f 1 प्लस 1 अपॉन f2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, और अगर अपने पास में क्या हो बेटा p इक्वल्स टू 1 अपॉन f होता है तो p इक्वल्स टू p1 प्लस, पावर यही तो होती है, पावर पढ़ाई ना अभी, p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, तो आप अगर फोकल लेंथ फाइंड करेंगे तो ये 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, और अगर पावर की फॉर्मेट में आ जाए तो सीधे ऐड हो जाएंगे p1 प्लस p2, यहाँ तक बेटा आ गया समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं बेटा, देखो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस के मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, क्या होता है लेंस का मैग्निफिकेशन हमारे पास में, देखो बेटा मैग्निफिकेशन क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल्स टू हाइट या साइज ऑफ इमेज अपॉन में हाइट या साइज ऑफ, अच्छा क्लियर है क्या, समझ में आ गया सभी को, स्मॉल m कितना हो गया, हाइट ऑफ इमेज को hi लिख दो, इसको ho लिख दो, ठीक है, लेंस में ध्यान रखना है hi अपॉन में ho इक्वल्स टू कितना होता है v अपॉन में u, और मिरर में क्या होता है माइनस v अपॉन में u होता है, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है, अगर भाई यहाँ पर ये क्या होगी यूनिटलेस क्वांटिटी है, सभी को पता है, अगर m कैसा है बेटा हमारे पास में, m अगर नेगेटिव आया या m पॉजिटिव आया, m नेगेटिव आने का मतलब कैसी है, क्या है, इमेज कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड, और पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज कैसी है बताओ, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हमने किसकी बात कर दी बेटा, लेंस की बात कर दी, क्या हो गया ये हमारे पास में लेंस, बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या, तो देखो ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर कर लिए हैं, एक टॉपिक और है बेटा प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ये और मैं आपको करवा देता हूँ, देन उसके बाद में आपका एक ही पोर्शन बचेगा वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर देन उसको कवर करेंगे, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, देखो इंपॉर्टेंट है ना, तो पढ़ते हैं, प्रिज्म सभी को पता है क्या होता है बेटा, हमारे पास में एक 3D शेप है, दो सरफेस किसी तीसरे सरफेस पे क्या होते हैं बैंड होते हैं, तो हम 2D में बनाएंगे इसको वैसे तो, है ना, ये क्या है हमारे पास में प्रिज्म एंगल है, ये क्या है प्रिज्म एंगल ए, बेटा इस सरफेस पे इसको नाम दे लेते हैं हम स्मॉल है, स्मॉल बी और स्मॉल, इस पर आपने क्या करा, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी और इसको नाम दिया पी क्यू, आपने क्या किया प्रिज्म के पहला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए बी, इस पर क्या करी एक लाइट पी क्यू इंसिडेंट करी, और ये क्या होगी बेटा यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो गई, ये हमने क्या ड्रॉ करा नॉर्मल, नॉर्मल और इसके बीच में बनने वाला एंगल क्या होगा आई, और इसको नाम दे देते हैं हम, अब इस दूसरे, अब ये जो रे रिफ्रैक्ट हुई है इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे का काम करेगी, और वापस से क्या होगी बेटा रिफ्रैक्ट, ठीक है, इसको नाम देंगे इमरजेंट रे, ये भी क्या है रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन ये क्या हो रहा है देखो बाहर जा रहा है, तो इसको एक नाम और दे सकते हो इमरजेंट रे, वही नॉर्मल ड्रॉ करोगे बेटा, क्लियर है,
तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, लेकिन यहाँ पर क्या प्रिज्म में बनने वाले एंगल्स को मैं क्या नाम दे देता हूँ आर, ठीक है। तो ये R1 है, R2, ध्यान ये देना ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस AC सरफेस के लिए। आई क्या है, AB सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, और R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर AB इसके लिए, है ना, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये R2 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारे पास में क्या है बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या बताओ इमरजेंस एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस, ई से दिखाते हैं इसको हम, जो आप बोलना चाहो इसमें, ठीक है। अगर इस इंसिडेंट रे को थोड़ा आप आगे बढ़ाओ और ये जो आपके पास में इमरजेंट रे है इसको आगे बढ़ाओ, तो ये क्या कर रहा है बेटा, एक एंगल बना रहा है, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया, इजी है। अब बेटा इसको भी कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, इसको भी कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। अब वैसे तो देखो इसको एंगल फॉर्म करके आप नाम दे सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ एक पर्टिकुलर नाम दे देता हूँ, इसको मैंने डेल्टा 1 बोल दिया और इसको मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा 2, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने क्या कह दिया, ओ। क्या कह दिया, ओ। बताओ किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक। देन इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं हम एक क्वाड्रिलेटरल लेके चलते हैं। कौन सा क्वाड्रिलेटरल लेके चलते हैं, ए, ये पी क्यू, और इस पॉइंट को नाम देते हैं आर, और ये एस। पी क्यू इंसिडेंट रे हो गई इस पे, ये क्यू आर जो है हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ठीक है। अब एसी सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे का काम करेगी, और ये आर एस क्या है, इमरजेंट रे है, ठीक है। और डेल्टा क्या है हमारे पास में, डेल्टा हमारे पास डेविएशन एंगल है या एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है। अब हम क्या लेके चलते हैं, ए क्यू ओ आर, क्या लेके चलते हैं, क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर तो क्या बन रहा है हमारे पास में, इसके अंदर ये जो एंगल है वो एंगल क्या बन रहा है, ए। तो ए प्लस, ये बेटा नॉर्मल डाला पूरा 90 बनाएगा, ये भी पूरा 90 होगा, तो कितना हो गया 90 प्लस 90, और ये एंगल ओ बन रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, एंगल क्यू ओ आर, क्या लिख सकता हूँ, क्यू ओ आर। किसके बताओ, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180, उधर भेजेंगे माइनस 180, तो ए प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 360 माइनस 180, तो ए प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर, ठीक है। देन इसके बाद में आगे चलें, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। और अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, इसमें बेटा R1 प्लस R2 एंगल कौन से बन रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस ये वाला कितना बन रहा है, अभी निकाला था, एंगल क्यू ओ आर किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। इसको किसका नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। देखो 1 एंड 2 की कंपेयर करें तो RHS क्या है, इनके सेम है ना, तो LHS भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसमें देखो ए प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू, यहाँ कितना है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू ओ आर, ठीक है। RHS बराबर थे तो हमारे पास में क्या हो गया, LHS भी बराबर हो गए, क्यू ओ आर से क्यू आर कैंसिल, तो ए इक्वल्स टू कितना है, R1 प्लस R2, क्या नाम दिया, इक्वेशन नंबर 3। बेटा देखो इस पॉइंट पर बात करें तो ये एंगल और ये इक्वल है, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना इसके। तो देखो अगर क्यू पॉइंट पर बात करूं, ये कितना हो जाएगा, आई इक्वल्स टू, किसके इक्वल है ये हमारे पास में, देखो डेल्टा 1 प्लस R1, क्यों इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख सकते हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, आई माइनस R1 इक्वल्स टू डेल्टा 1। एंड सेम इस पॉइंट पर बात करें तो देखो ये वर्टिकल अपोजिट इन दोनों के है, ये वाला और पूरा और ये वर्टिकल अपोजिट है, तो ये भी कितना हो जाएगा, डेल्टा 2 प्लस R2 इक्वल्स टू, डेल्टा 2 प्लस R2 इक्वल्स टू कितना है हमारे पास में, E, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा 2 इक्वल्स टू E माइनस R2। अब देखो बेटा ये जो डेल्टा एक्सटीरियर हो गया, ये दोनों इंटीरियर हो गए, तो डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस में डेल्टा 2 होगा, है ना। ये सीधा भी आप निकाल सकते थे, आई माइनस R1 या E माइनस R1, सिंपल नाम दे दिया, वरना माइनस लिखने में प्रॉब्लम आती है आपको, इसलिए डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। सो डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस में डेल्टा 2, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 की वैल्यू को रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है, देखो
आई माइनस आर वन प्लस डेल्टा टू की कितनी है हमारे पास में ई माइनस आर टू। क्लियर है? अगर इस माइनस आर वन और माइनस आर टू को इधर भेजे तो प्लस का आर वन प्लस का आर टू इक्वल्स टू आई प्लस ई। इक्वेशन नंबर 3 को देखूं तो आर वन प्लस आर टू को क्या लिख सकता हूं मैं, ये लिख सकता हूं ना, प्रिज्म एंगल फ्रॉम इक्वेशंस 3। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा प्लस आर वन प्लस आर टू को क्या लिख सकते हो, ए, और इधर क्या है आई प्लस ई। इक्वेशन नंबर 4। बताओ यहां तक किसी को प्रॉब्लम समझ में आया? देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्या बात करेंगे बेटा, एक सिचुएशन की बात करेंगे, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की। किसकी बात करेंगे बेटा, मिनिमम या फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? अब आपने प्रैक्टिकल भी करा होगा ना, एक आप क्या करते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करते थे, आई और डेल्टा के बीच में ग्राफ बनाते थे, आई इक्वल्स टू आर करते थे ना आप, 40 डिग्री पे 40 डिग्री आप मेजर करने की कोशिश करते थे, तो वही फॉर मिनिमम डेविएशन। तो एक सिचुएशन लेके चलते हैं, कौन सी, फॉर मिनिमम डेविएशन की। किसकी? तो मैं बात करता हूं फॉर मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन होगा तो आई और ई आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर, और R1 और R2 किसके बराबर कर देते हैं हम, R के। और जो डेल्टा है वो किसके बराबर होगा बेटा, मिनिमम डेविएशन एंगल। इसको हम डेल्टा एम भी लिख सकते हैं या डेविएशन मिनिमम डीएम भी लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, ये लिखोगे तो भी सही है। ठीक है, ये आपकी चॉइस, जो आप लिखना चाहो। ठीक है, मैं डीएम लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब इसमें एक ग्राफ बनाना है, ये जो वही ग्राफ है जो आपने प्रैक्टिकल में बनाया था। किसके बीच में बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन। देखो बेटा इस तरीके से बनेगा ये ग्राफ, एक पॉइंट तक आएगा, देन इसके बाद ये क्या होगा, ग्राफ ऊपर जाएगा। क्लियर है क्या? ये जो पॉइंट है यहाँ पर जो आपके पास में डेविएशन होगा वो कैसा होगा, मिनिमम होगा, और यहाँ आई और ई क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है क्या चीज? ग्राफ बनाया होगा ना आपने प्रैक्टिकल में, कैसा, प्रिज्म वाले प्रैक्टिकल के अंदर, जिसमें आप क्या कर रहे थे, एंगल ऑफ डेविएशन देख रहे थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन 3 और इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2, इसकी जगह आप लिख सकते हो R प्लस आर। आर प्लस आर कितना होगा, 2R, तो R इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, A/2। ऐसे ही किसकी बात करें बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4, डेल्टा की जगह क्या लिखोगे, DM प्लस ए इक्वल्स टू आई, और ई बराबर है तो आई की जगह, ई की जगह आई लिख सकते हो, तो DM प्लस ए इक्वल्स टू आई प्लस आई, 2i, तो आई इक्वल्स टू कितना हो गया, DM प्लस A/2। क्लियर है? अब वही काम करेंगे, क्या, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहेगा, n/1 या n इक्वल्स टू, बताओ, साइन आई अपॉन में साइन आर। पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर, देखो आई एरा और आर, सॉरी आर एरा और आई एरा, पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर, पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर। आई और आर की क्या रख दे बेटा, वैल्यू रख दो। आई और आर की जो अब हम वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू साइन, आई की वैल्यू कितनी है बेटा, DM, या किसी ने डेल्टा एम लोगे तो डेल्टा एम भी सही है, DM प्लस A/2 अपॉन में साइन A/2। ये आ गई बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए भैया आप सभी का धन्यवाद, है ना। अब अगर मैं कहूँ एंगल बहुत छोटे हो, ये यहीं तक करना है। अगर एग्जाम में मान लो कोई स्पेसिफिक केस है या कोई प्रूफ करने के लिए आ गया तभी आगे बढ़ाना है इसको, अदरवाइज यहाँ तक करोगे परफेक्टली आपका सही है। ग्राफ जरूर बनाना है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं, इफ अगर एंगल बहुत छोटे हो कि साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा, एन जो होगा या n/1 भी लिख सकते हो, वो भी सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास में साइन ऑलमोस्ट थीटा के बराबर, तो साइन हटा देंगे,
काट बनते हैं ना, यहाँ पे साइन है ना, ये ऑलमोस्ट इक्वल है, तो dm प्लस ए बाई टू अपॉन में कितना बचेगा, a बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, इसको इधर भेजे तो एन ए इक्वल्स टू डी एम प्लस ए, प्लस ए इधर आएगा तो माइनस का, एन ए माइनस ए इक्वल्स टू डी एम। तो मिनिमम डेविएशन एंगल कितना आ गया हमारे पास में, ए कॉमन ले लोगे, एन माइनस वन या एन टू वन माइनस वन, ये क्या होगी बेटा, प्रिज्म से आपकी डेरिवेशन हो गई। तो ये रे ऑप्टिक्स वाला पोर्शन क्या हो गया बेटा हमारे पास में खत्म हो गया। अब अगला पोर्शन है कौन सा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको बेटा क्या करना है, एक तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ना है। माइक्रोस्कोप दो है, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने जो भी डेरिवेशन कराई है सारी की सारी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बड़े क्वेश्चनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कर लो बेटा, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस में भी क्या रहे आपकी हेल्प। अब हम क्वेश्चंस की और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है हमारे उसकी बात करेंगे और चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू, और तैयारी एग्जाम की आप बढ़िया तरीके से करिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।